हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमें पढ़ना है यूनिट 16 विलेज कम्युनिटी MHI 6 सोशल स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस का यूनिट है। एंड इसी के पहले इस ब्लॉक के स्टार्टिंग में ही हमें एक चीज़ और दे रखी है, एक टॉपिक दिया हुआ है, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द रूरल सोसाइटी। एंड मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा और मैंने कुछ पिछले क्वेश्चंस देखे तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से फ्रेम हुआ था। सो ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2020 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द रूरल सोसाइटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये क्योंकि पहले आ चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि ये अब भी आए, बट एनी हाउ अगर हम इस टॉपिक को कवर करते हैं तो हमारी नॉलेज तो इंक्रीज़ हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द रूरल सोसाइटी। हमने इसमें रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है, हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी है। अब हिस्टोरियोग्राफी हमारा एक अलग से पूरा एक पेपर है, उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। इसका क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। मतलब हम डायरेक्टली हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हिस्टोरियंस का जो इंटरप्रिटेशन है किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ हिस्टोरियोग्राफी। तो अब रूरल सोसाइटी यानी विलेजेस को लेकर हिस्टोरियंस क्या अप्रोच लेते हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ब्रिटिशर्स का इंटरप्रिटेशन देखेंगे रूरल सोसाइटी को लेकर कि वो क्या सोचते थे विलेजेस के बारे में, इंडियन विलेजेस के बारे में। सो एज़ वी ऑल नो कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का जो एम था वो क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेना। और इसी वजह से, रेवेन्यू की वजह से ब्रिटिशर्स को विलेजेस में बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि विलेजेस में कौन है, पेजेंट्स हैं, किसान हैं, जो उन्हें टैक्स देंगे, तो उन्हें विलेजेस को स्टडी करना ज़रूरी था। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सर्वे किए, एक्सपेरिमेंट किए इंडियन विलेजेस को समझने के लिए। एंड क्योंकि उन्हें लैंड पॉलिसीज़ लेकर आनी थी जिससे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना ज़्यादा वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। तो इससे पहले उन्हें ज़रूरी था कि वो इंडियन विलेजेस को समझें। तो इसी तरह से चार्ल्स मेटकाल्फ क्या कहते हैं कि रियल इंडिया जो है वो विलेजेस में है, एंड विलेज और विलेज कम्युनिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, लिटिल रिपब्लिक्स हैं। अब यहाँ पर वो इंडियन विलेजेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिटिल रिपब्लिक्स यहाँ पे क्यों कह रही हैं, एक तो जो विलेजेस हैं वो साइज़ में छोटी हैं इन कंपैरिजन टू टाउन्स या सिटीज़। एंड रिपब्लिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक हेडमैन हुआ करता था जो गांव के लोगों को रिप्रेजेंट करता था। तो एक डेमोक्रेटिक विद हेडमैन है, और जो विलेज है वो एक तरह से जो बाहर का वर्ल्ड है उन सबसे बिल्कुल अलग है। मतलब बाहर क्या हो रहा है दुनिया में, विलेज वालों को कोई मतलब नहीं, उनसे बिल्कुल अनअफेक्टेड है। ब्रिटिश अप्रोच इंडियन विलेजेस के लिए 4 बातें कहता है। फर्स्ट, विलेज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन स्टेट है, इंडिया की सबसे छोटी यूनिट है जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है। सेकंड, विलेजेस क्या है, कैसी यूनिट है, आइसोलेटेड हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, यानी अकेले में अपने अपने में ही वो खुश हैं। सेल्फ सफिशिएंट है यानी कि अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं, इसको सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं, यानी किसी पे डिपेंड नहीं है। थर्ड, ट्रेडिशनल, ऑर्गेनिक एंड स्टेबल कम्युनिटी है। कम्युनिटी कैसी है, स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है वो लोग। और ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मतलब कि ट्रेडिशन जो बहुत टाइम से चला आ रहा हो, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, मतलब काफ़ी टाइम से जो ये कम्युनिटी है वो उसी स्टाइल से रहते हुए आ रही है। एंड लास्ट चीज़ ये क्या कहते हैं कि इंडिया के जो विलेजेस हैं वो मेडिवल यूरोप के विलेजेस की तरह हैं। एंड क्योंकि यूरोप में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से प्रोग्रेस आ गई, लोग डेवलप कर गए, बट इंडिया में नहीं हो पाया। एंड अब ये कॉलोनियल रूल की ज़िम्मेदारी है कि वो इंडिया को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगा, मतलब कि विलेजेस को डेवलप करेगा। एंड वी ऑल नो कि विलेजेस को उन्होंने डेवलप नहीं किया, बल्कि और जो उसकी कंडीशन थी उसको वर्स्ट कर दिया। सेकेंड इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का, कि वो इंडियन विलेजेस के बारे में क्या कहते हैं। तो इंडियन विलेजेस की वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। पहली क्या है कि विलेज सोसाइटी कम्युनली लैंड ओनिंग सोसाइटीज़ है, यानी यहाँ की जो लैंड है वो सबकी है, पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। और रूरल सोसाइटी कैसी है, सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे मैंने बताया कि जो उगा रहे हैं वही खा रहे हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं वही कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये क्या कहते हैं कि एक तरफ तो हमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं दिखता, मतलब एब्सेंट दिखता है, क्योंकि जो इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है वही हैंडीक्राफ्ट भी कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें डिवीज़न ऑफ लेबर दिखता है कास्ट के बेसिस पर, जैसे वही लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे जो बाय बर्थ वैश्य थे।
एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का विलेजेस में कोई कंसेप्ट नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है वो कम्युनिटी को बिलोंग करती है। हाँ, इंडिविजुअली लोग रहते हैं बट प्रॉपर्टी इज़ रिलेटेड टू दी कम्युनिटी। एंड थर्ड फीचर क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मेथड क्या है। तो उसको यहाँ पे एक टर्म दी है, ओरिएंटल डिस्पोटिक स्टेट एंड इट्स एब्सोल्यूट पावर, ये फीचर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है ना उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, रूलर कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका क्या पर्पज़ है कि उन्हें रेवेन्यू सरप्लस को लेना है, उनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना है, रेवेन्यू सरप्लस। सो जितना ज़्यादा सरप्लस होगा उतना ज़्यादा वो टैक्स ले पाएंगे, और उस सरप्लस को इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से ये जो एग्रीकल्चर है वो गवर्नमेंट की या स्टेट की इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो एग्रीकल्चर भी कोलैप्स कर जाएगा। इसके बाद दो और हिस्टोरियंस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फर्स्ट है हेनरी मेन, जिनका कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया के जो विलेजेस हैं ना उन्हें आर्यंस ने इस्टेब्लिश किया है, और रूरल सोसाइटी सारी आर्यन वॉरियर्स से बनी हुई है। अब आर्यन वॉरियर्स ने बनाई है, आर्यंस ने बनाई है। आर्यंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का एक कॉज दिया जाता है कि शायद आर्यंस ने अटैक किया था, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। सो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे आर्यंस, और पैट्रियार्की चलती थी। तो रूरल सोसाइटी कैसी हुई, पैट्रियार्कल हुई, जहाँ पर एल्डेस्ट मेल जो है उसको चीफ बनाया जाता था फैमिली का, और सब लोग कलेक्टिवली काम करते थे। एक तरह का कॉन्फेडरेसी थी, सभी आपस जो कबीले के लोग हैं उनके बीच में यूनाइटेड होके वो सब काम किया करते थे। एंड जो सीनियर मोस्ट क्लान होता था, यानी जो सबसे ज़्यादा सीनियर है उसको किंग बनाया जाता था, और उसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस दिया जाता था। यानी जो भी वो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें जो भी निकला उसका सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास जाएगा, किंग के पास जाएगा। सो एक तरह से ये इनका अपना एक कॉन्फेडरेसी थी जिसमें कोई बाहर का नहीं आएगा, बस सब लोग क्या हैं, एक ही ब्लड के लोग जो हैं वो आपस में काम करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मेन इनके किनशिप टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से कास्ट जो है उसको बढ़ावा मिला, वो और कंसोलिडेट हुई। और जो राजपूत, गुज्जर और जाट हैं विलेजेस के, ये सब कौन है, आर्यन विलेज के ही डिसिडेंट्स हैं, उन्हीं के पूर्वज। सो मेंस के आर्यन विलेज में लोग यूनाइटेड होकर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, और एक किनशिप है यानी ब्लड रिलेशन है, कोई आउटसाइडर नहीं है। अब इस चीज़ को ना बेडन पोवेल क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इनके हिसाब से इंडियन विलेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, सबका जो हाउस है वो कैसा है, सेपरेट है, हाउस होल्ड सेपरेट है और अलग अलग लैंड है सबकी। सेकंड क्या है, ओनरशिप किसके हाथ में है, ओनरशिप किसको जाएगी लीगली, जो हेड है घर का, यानी जो मेल हेड है। और थर्ड क्या है कि कोई किसी भी तरह का इन विलेजेस में कॉमन कल्टिवेटेड लैंड नहीं था, यानी सब एक जगह मिलकर उस लैंड पर कल्टिवेशन नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। एंड फोर्थ क्या था कि ऐसी जॉइंट फैमिलीज़ नहीं थी, कोई जॉइंट फैमिलीज़ नहीं थी जहाँ पर सबको, सारे मेल्स को बराबर का प्रॉपर्टी में राइट दिया जा रहा हो। सो बेडन पोवेल कहते हैं कि आर्यंस के आने से पहले ये रैयतवारी विलेजेस एग्जिस्ट करते थे, यानी बिना लैंडलॉर्ड के विलेजेस हुआ करते थे। एंड आर्यंस के आने के बाद ये चीज़ें इम्पोज की गई हैं। अब बारी आती है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की, जिसमें सबसे पहले आर.सी. मजूमदार जो है ब्रिटिश अप्रोच को चैलेंज करते हैं। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि विलेजेस जो हैं वो आइसोलेशंस में हैं। अब वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो विलेज सोसाइटीज़ थी और जो लोकल बॉडीज़ थी वो इंटरमीडिएट बॉडी की तरह काम करती थी स्टेट और इंडिविजुअल यूनिट्स के बीच में, यानी एक तरह का लिंक था कि गांव के लोगों और स्टेट को वो लिंक कर रहा है। एंड स्पेशली वो एग्जांपल देते हैं ब्राह्मण विलेज का, जिसमें वो कहते हैं कि एक मॉडल है, विलेज गवर्नमेंट का मॉडल है ब्राह्मण विलेजेस। सो दिस इज़ हाउ वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन विलेजेस एंशिएंट और स्टैटिक नहीं थे, बल्कि वो उनकी अपनी इम्पॉर्टेंस थी। इसके बाद आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, जिसमें ये लोग इंडियन विलेज को डिफ़ाइन करते हैं फ्यूडल की तरह। फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि एक किंग होता है और किंग लैंडलॉर्ड्स को लैंड अलॉट करता है, और लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट्स से यानी पेजेंट्स वगैरह से अपनी लैंड को कल्टीवेट कराया करता था, उनसे टैक्स लिया करता था। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि जैसे डी.डी. कोशाम्बी और आर.एस. शर्मा
ये रीज़न देते हैं कि गुप्ता पीरियड के ख़त्म होने के बाद, गुप्ता पीरियड को एक गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन जब उसका एंड हो गया तो क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट जो थे वो रुक गए, फॉरेन ट्रेड ख़त्म हो गया, अर्बनाइजेशन ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक रूरल अर्बन जो एक कॉपरेशन था आपस में, वो कोलैप्स कर गया, ख़त्म हो गया, और विलेजेस बिल्कुल सेल्फ कंटेन्ड हो गए, एक क्लोज पेजेंट इकॉनमी हो गई, यानी कि अब बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, अब विलेजेस जो हैं वो बिल्कुल अपने तक ही लिमिटेड हैं। एंड इसके बाद किंग्स लैंड ग्रांट्स करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, अपने से नीचे के लोगों को कुछ लैंड ग्रांट्स करते हैं ताकि उनसे वो टैक्स ले सकें, और किसको करते हैं, वो एक क्लास इमर्ज होती है जिसको कहा जाता है लैंडलॉर्ड्स। अब ये लैंडलॉर्ड्स पेजेंट से, किसानों से काम करवाते हैं, और इनके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें किंग को देनी है। सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करके किंग को देना है, और प्लस ट्रूप्स भी सप्लाई करनी है। ट्रूप्स यानी कि आर्मी जो है वो जब भी उन्हें वॉर में ज़रूरत पड़ती थी किंग को, तो वो आर्मी भी सप्लाई किया करते थे। तो एक तरह का हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पेजेंट्री और लैंडलॉर्ड के बीच में। दोनों ही कैसे हैं, ऑप्रेसिव हैं। किंग जो है वो लैंडलॉर्ड को दबा रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए, और लैंडलॉर्ड फर्दर किसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस कर रहा है, पेजेंट्री को, क्योंकि उसे भी टैक्स चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी सी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू क्लास। लास्ट अप्रोच आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, एंड इनके अकॉर्डिंग विलेजेस जो थे वो लिटिल कम्युनिटीज़ थे, और इनका एक लिंक हुआ करता था सिविलाइजेशन के साथ। सिविलाइजेशन का यहाँ पे मतलब है सिटीज़ के साथ, कि सिटीज़ के साथ इनका एक लिंक है, एक रिलेशनशिप है इनकी बाहर के लोगों के साथ, जो बहुत सारी चीज़ों पर बेस थी। जैसे उन्हें कुछ एक्सचेंज करना है, सामान लेना देना है, ट्रांजैक्शन करना है, या कुछ ट्रेड करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या था, ये कहते हैं कि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो कभी भी रॉयल पावर या सेंट्रल पावर से अलग नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेशन में अलग रह रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड है। नाउ वी आर बैक टू अवर यूनिट 16 विलेज कम्युनिटी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन विलेज कम्युनिटी, एग्जामिन द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द विलेजेस कम्युनिटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो विलेज कम्युनिटी को जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि विलेज क्या होता है। सो हम मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, इसलिए प्री कॉलोनियल सोर्सेज को देखेंगे कि उसमें विलेज को कैसे रेफ़र किया गया है। तो दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक है डे और गांव, जो कि विलेज के लिए यूज़ किया गया है। एंड आइन अकबरी की अगर हम बात करें तो उसमें बताया है कि मुग़ल एम्पायर जो था वो सूबाज या परगनाज में डिवाइडेड था, और ये जो परगनाज थे फर्दर विलेजेस में डिवाइडेड थे। सो अलग अलग सोर्सेज से हमें विलेजेस का रेफरेंस मिलता है, जैसे कि कितने कल्टीवेटर्स थे, विलेजेस का साइज़ क्या था, और ऐसे ही एक सोर्स से हमें विलेज की डेफिनेशन मिलती है कि विलेज क्या होता है, कि ऐसी प्लेस होती है जो कि कल्टीवेबल लैंड्स यानी खेत से सराउंडेड है, और जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि किसानों को सपोर्ट करते हैं खेती करने के लिए। इरफान हबीब की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या लिखते हैं कि विलेज क्या है, एक ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पे पेजेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं, साथ रहते हैं। किस लिए, बेटर सिक्योरिटी के लिए साथ रहेंगे तो एक अपनी सिक्योरिटी होती है, और साथ में क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, अपने में ही एक्सचेंज करते हैं। और विलेज को कैसा देखा जाना चाहिए, एक कम्युनिटी की तरह देखा जाना चाहिए, जहाँ पर एक रिलेशनशिप है, कास्ट डिवीज़न है, एक रिलेशनशिप है किस चीज़ की, बार्टर रिलेशनशिप के। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं तुमसे ले लूँगा, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो बदले में तुम वो मुझसे ले लो। और कास्ट की वजह से क्या हो रहा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर है, कैसा, अनचेंज, यानी कि जो कास्ट है उसी हिसाब से लोग वो हैं वहाँ पर काम करेंगे, वही उनकी ऑक्यूपेशन रहेगी, वो चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आज भी देखी जाती है, बट उस टाइम पर ज़्यादा रिजिड था कि जो जिस कास्ट में पैदा होगा वो वही काम करेगा। फर्दर BT चट्टोपाध्याय भी विलेज को डिफ़ाइन करते हैं। कैसे, वो कहते हैं कि विलेज एक ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पर 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी 3 तरह की लैंड देखने को मिलती है, वस्तु, क्षेत्र एंड गोचरा। वस्तु कैसी लैंड है, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों का घर है। क्षेत्र कैसी लैंड है, जहाँ पर खेती होती है। और गोचरा कैसी लैंड है, जहाँ पर लोग अपने जानवरों को चराते हैं। इसी तरह से हमें और भी सोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि तकसीम डॉक्यूमेंट्स जो कि मुग़ल पीरियड में लिखे जाते थे परगना के रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए। उसमें भी विलेजेस के बारे में बताया है कि विलेजेस में क्या क्या होता है, बस्ती होती हैं, राह होता है, पहाड़ होते हैं, नदी एंड जंगल। सो अगर हम इन सब
को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि विलेजेस को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है सोर्सेज में, एंड प्रिसाइजली इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहली चीज़ इसकी टेरिटरी, इसका जो साइज़ होता है एरिया का वो अलग होता है बाकी सिटीज़ से या टाउन से। और दूसरा क्या है, इनहैबिटेंट्स, यानी वहाँ जो लोग रहते हैं वो बेसिकली क्या है, वो साथ में रह रहे हैं और उनको बाउंड कौन कर रहा है, विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी क्या होती है ये हम नीचे पढ़ेंगे। तो विलेज कम्युनिटी की वजह से जो लोग हैं वहाँ के वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एंड वी ऑल नो कि ज़्यादातर वहाँ पर कौन है, कल्टिवेटर्स हैं। एंड थर्ड क्या है कि एग्रीकल्चर गांव की मेन ऑक्यूपेशन है। नाउ लेट्स कम टू विलेज कम्युनिटी, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें भी स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। जैसे चार्ल्स मेटकाल्फ इनको कहते हैं लिटिल रिपब्लिक्स। लिटिल का मतलब यहाँ साइज़ में छोटे हैं, और रिपब्लिक्स मीन्स कि विलेज की पावर इनके हाथ में है। और इन्हें पावर किसने दी है, गांव के लोगों ने इन्हें इलेक्ट करके, इन्हें चूज़ करके। ये गांव के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस कम्युनिटी ने जो भी कह दिया वो गांव के लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर किसी भी तरह का जो बाहरी रिलेशन है उससे ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है बाहर के लोगों पर, अनचेंजेबल है। एंड जेम्स मिल इसको कैसे डेजिग्नेट करते हैं, कॉरपोरेशन की तरह, कि ये विलेज कम्युनिटी एक कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसे लोगों ने ही इलेक्ट किया है अपना विलेज चलाने के। सर हेनरी मेन क्या कहते हैं कि जो कम्युनिटीज़ हैं ना, ये एक ऑर्गेनाइज फैमिलीज़ हैं जो एक कॉमन लैंड को ओन करती हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि किसी भी विलेज में क्या होता है कि कोई एक क्लैन है। क्लैन क्या होता है, एक बड़ी फैमिली, लार्ज फैमिली, ख़ानदान पूरा, वो डोमिनेट करता है, और फिर उसमें से जो हेड है क्लैन का वो रूल करेगा, उसकी पावर ज़्यादा होती है। वो जो कहता है वो मानते हैं। जैसे हम देखते हैं ना गाँव में मुखिया वगैरह होते हैं, तो मुखिया जो होता है उसकी, वो सिर्फ मुखिया ही थोड़ी, उसकी पूरी फैमिली को रिस्पेक्ट दी जाती है। आगे कहते हैं कि लेकिन ऐसे विलेजेस में जहाँ पे हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है, यानी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक का रूल नहीं चलेगा, एक की डोमिनेंस नहीं चलेगी। वहाँ पे विलेज पंचायत जो है उसका रोल आ जाता है। अब पंचायत में अलग अलग कास्ट के अलग अलग तरह के लोग होंगे, ताकि वो जो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ कि विलेज कम्युनिटी क्या होती है। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो इसमें पूछा है कि उसके रोल्स और फंक्शंस क्या हैं। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें ना, व्हाट इज़ विलेज, तो ये हमने पहले पढ़ लिया है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंस पूछी है विलेज कम्युनिटी की, वो दोनों ही चीज़ इसमें जो हम आगे कवर करेंगे टॉपिक, दोनों ही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। विलेज कम्युनिटी कैसे फंक्शन करती थी, क्या काम था उसका, तो हमें बहुत सारे रीजनल सोर्सेज से पता चलता है। जैसे अगर हम सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेडिवल सोर्सेज हैं, जमाबंदी, जमा खर्चा एंड सनद्स, चिट्ठीज़, दस्तूरल अमल, पटवारी रिकॉर्ड्स, इन सब में हमें विलेज कम्युनिटीज़ का रेफरेंस मिलता है। विलेज कम्युनिटी गांव में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम किया करती थी। जब भी गांव वालों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती थी या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था, तो विलेज कम्युनिटी का वहाँ पर रोल आता था। तो क्या क्या किया करती थी विलेज कम्युनिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती थी, किसी को जस्टिस देना है, या फिर किसी के जो दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, या रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उसको लेना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ों पर विलेज कम्युनिटी का होल्ड हुआ करता था। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि विलेज कम्युनिटी में कौन कौन लोग आते थे, तो अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो अपर स्ट्राटा के लोग आते थे, अपर क्लास के लोग हुआ करते थे जो कि विलेज कम्युनिटी में आते थे, और लोअर क्लास के लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो ज़्यादातर पेजेंट्स, किसान, सर्वेंट्स, लेबरर्स, ये सब जो थे विलेज कम्युनिटी का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन हाँ, पाइकास्ट और मुजारियन, ये वो कल्टिवेटर्स हैं, वो किसान हैं जो दूसरों के लैंड पर खेती किया करते थे एज अ टेनेंट्स। तो हमें इनका रोल विलेज कम्युनिटी में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उसमें दो तरह के विलेजेस देखने को मिलते हैं, एक ब्राह्मणिया और एक नॉन ब्राह्मणिया। ब्राह्मणिया विलेजेस वो थे जो जहाँ पर जो लैंड्स थी वो ब्राह्मण्स को दी गई थी एज अ गिफ्ट, तो वो एक विलेज बन गया और वहाँ पे ब्राह्मण्स का कंट्रोल था, तो वो ब्राह्मणिया कहलाया। तो ब्राह्मण्स की अपनी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती थी इन विलेजेस में, जिसको सभा कहा जाता था। दूसरे आते थे नॉन ब्राह्मणिया विलेजेस, जो कि ज़्यादा नंबर्स में होते थे, ब्राह्मणिया विलेज से ज़्यादा थे, एंड जो उनकी असेंबलीज़ होती थी वो कहलाती थी उर। अब बात करते हैं विलेज कम्युनिटी के फंक्शंस एंड पावर की। तो सबसे पहले ग्रोवर, एक स्कॉलर हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि मेडिवल पीरियड में विलेज कम्युनिटी की कोई भी कॉमन लैंड नहीं थी जहाँ से उन्हें फंड आता। लेकिन इरफान हबीब उनको काउंटर करते हैं और वो अपने वृंदावन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी के बेस पर ये प्रूफ करते हैं कि जो विलेज कम्युनिटी थी उनकी अपनी कॉमन लैंड थी जहाँ से उन्हें फंड मिलता था। इनके अपने राइट्स हुआ करते थे वेस्ट लैंड पर,
पॉन्ड पर, कल्टिवेबल लैंड पर, ऐसी लैंड जो किसी की नहीं है तो वो किसकी होगी, कम्युनिटी की होगी। और अरीथा डॉक्यूमेंट्स इस बात को कंफर्म भी करता है कि विलेज कम्युनिटी जो थी वो इन लैंड्स को सेल भी कर सकती थी किसी को, या फिर किसी को परमिशन दे सकती थी कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर लो, खेती कर लो। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करने की है कि जो विलेज कम्युनिटी थी वो सिर्फ अपने राइट्स वेस्ट लैंड पर ही होल्ड करती थी, कि जो वेस्ट लैंड है उसको कर सकती है, वो सेल करे या कुछ भी करे, लेकिन अगर कोई पेजेंट है उसकी लैंड है तो उसको वो सेल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसकी अपनी लैंड हुई ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो पाईकास्ट हुआ करते थे, जैसे मैंने बताया, वो लोग जो बाहर से आकर किसी और की लैंड पर एज अ टेनेंट काम करते हैं, तो उन लोगों को किसी की लैंड पर काम करने के लिए विलेज कम्युनिटी की परमिशन लेनी होती थी, ये ज़रूरी था। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि इस कॉमन लैंड से जो फंड आता था उसे विलेज कम्युनिटी स्पेंड कैसे करती थी, उसका एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या था। तो सबसे पहले चीज़, जो लार्ज अमाउंट था वो जाता था आपका टैक्सेस में, जो स्टेट की रेवेन्यू डिमांड होती थी उसको पे ऑफ किया जाता था। फिर दूसरा, जो सैलरीज़ होती थी ऑफिशियल्स की वो पे की जाती थी, जैसे कि पटवारी की फ़ीस हो गई। एंड परक्विजिट्स मतलब होता है पर्क, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हमें साइड बाय साइड हमें रहने का और खाने का खर्चा जो है वो फ्री दिया जाएगा, तो दैट इज़ परक्विजिट्स। एंड जो कॉमन विलेज लोन्स हुआ करते थे वो इस फंड से पे किए जाते थे। फिर इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, जैसे सीड्स को प्रोक्योर करना, डिग अप करना, जैसे कुआं खोदा जा रहा है तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो विलेज कम्युनिटी यहीं से पे किया करती थी। सो इन सारी एक्टिविटीज़ पर विलेज कम्युनिटी का कंट्रोल होता था। कॉमन विलेजर्स, गांव वाले जो थे, वो इन सब चीज़ों को नहीं करते थे। तो ये सब थे विलेज कम्युनिटी के फंक्शंस। और क्योंकि ये सब टैक्सेस पे करना ये सब विलेज कम्युनिटी के हाथ में, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है कि किस तरह से टोडरमल लिखते हैं कि ये लोग जो हैं अपना शेयर पे नहीं करते। नॉर्थ इंडिया के अलावा हमें डेक्कन में भी रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि किस तरह से विलेज कम्युनिटी वेस्ट लैंड को पजेस किया करती थी, वेस्ट लैंड पर उनका अपना राइट हुआ करता था। जैसे मराठी रिकॉर्ड में भी हमें जो मिरास लैंड्स हैं उन पर विलेज हेडमैन का कंट्रोल देखने को मिलता है। डेक्कन के बाद हमें साउथ इंडिया के रिकॉर्ड्स में भी रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें विलेज कम्युनिटी किस तरह से विलेज लैंड्स को सेल किया करती थी। रेफरेंसेस से हमें पता चलता है कि असेंबली के पास कुछ राइट्स हुआ करते थे, जैसे लैंड को सेल करने का, उसको गिरवी रखने का, और इनहेरिट कौन करेगा लैंड को, कि बड़े बेटे को जाएगी या फिर छोटे बेटे को जाएगी, या फिर डोनेट किसको करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे राइट्स जो थे वो असेंबली या कम्युनिटी के हाथ में थे। लेकिन साउथ इंडिया में हम ये नहीं कह सकते थे कि ये जो लैंड के राइट थी सिर्फ वेस्ट लैंड के लिए थे या और भी लैंड इसके अंडर आती थी। अब विलेज सर्वेंट्स और आर्टिसंस जो थे वो विलेज कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, जो हमें एक रिपोर्ट से पता चलता है। रिपोर्ट फ्रॉम बरोच से हमें रेफरेंस मिलता है जिसमें कहा गया है कि विलेज में एक ज़मीन का टुकड़ा इन लोगों को दिया जाना चाहिए, इन आर्टिसंस और लेबरर्स को दिया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री हो। क्यों? क्योंकि उनकी जो सर्विसेज है ना वो गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जैसे आयरन स्मिथ है, कारपेंटर्स हैं, ये इनकी जो सर्विसेज हैं ये गांव वालों के लिए बहुत नेसेसरी हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये रेफरेंस दिया गया है कि इनकी जो लैंड होनी चाहिए वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। उस टाइम पर जजमानी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, जिसमें लोअर कास्ट के जो लोग थे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे अपर कास्ट के लोगों को। एंड उनमें एक एग्रीमेंट होता था कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आप हमें बदले में ये देंगे। तो जैसे अपर कास्ट के लोग के पैसे देते थे या फिर कुछ ग्रेन्स वगैरह इन रिटर्न उन्हें दिया करते थे। तो दैट वाज जजमानी सिस्टम। और भी रेफरेंसेस हैं, जैसे कि जो कारपेंटर है वो पोर्शन व्हील को रिपेयर कर रहा है, या जो पॉटर है वो बर्तनों को सप्लाई कर रहा है। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनकी हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, और इससे पता चलता है कि एक तरह का अटैचमेंट था विलेज सर्वेंट्स और कम्युनिटी के बीच में। महाराष्ट्र डॉक्यूमेंट्स हमें पता चलता है कि इन सर्वेंट्स और आर्टिसंस को जो लैंड अलॉट की गई थी वो उन पर अपनी हेरिडिटरी राइट को क्लेम कर रहे थे, यानी ये अभी उनकी है, आने वाले टाइम में उनकी जनरेशन की भी होगी। और इन सर्वेंट्स को बलूतेदार्स बोला जाता था, जो कि अपनी सर्विसेज के बदले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक शेयर लेते थे, जिसे बलूता कहा जाता था। सो वी कैन सी कि विलेज आर्टिसन एंड सर्वेंट्स की विलेज में जितनी नीड है उतनी उनकी इम्पॉर्टेंस भी है। जैसी एक प्रीस्ट की विलेज में इम्पॉर्टेंस होती है, उसी तरह से एक लेदर वर्कर की भी इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं तो एक दूसरे को कॉपरेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे सर्विस ले रहे हैं, उन्हें कुछ पे नहीं कर रहे हैं। अभी हमने रेफरेंस देखा कि उन्हें टैक्स फ्री लैंड मेंटेन करने की बात की जा रही है। सो ये जो एक कॉपरेशन है, ये जो टाइज़ है, एक कनेक्शन है जो लोगों के बीच जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है।
सो हेयर वी कंप्लीट द चैप्टर एंड वीडियो एज वेल. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट फॉर मोर एम ए हिस्ट्री वीडियोज़. वहाँ पर आपको और भी एम ए हिस्ट्री से रिलेटेड स्टफ़ मिल जाएगा. एंड कुछ सजेस्ट करना है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें अपनी वीडियोज़ में अप्लाई करने की. आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. इट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर मी. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.